सोचिए, अगर 2029 के लोकसभा के चुनाव 543 सीटों पर नहीं बल्कि 816 सीटों पर हों और उनमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए सुरक्षित हों। हाँ, ऐसा ही होगा, क्योंकि 8 अप्रैल 2026 को कैबिनेट ने जो फैसले लिए हैं, जो केवल राजनीति नहीं बदलेंगे बल्कि हमारे संविधान के मूल ढांचे को चुनौती दे सकते हैं। पर क्या भारत का लोकतंत्र अब तक के सबसे बड़े बदलाव के लिए तैयार है? और क्या यह समानता है या संघवाद पर हमला है? मैं माताओं, बहनों, बेटियों से एक बात करना चाहता हूं। हमारे देश की नारी शक्ति को जनप्रतिनिधि के रूप में लोकसभा में, विधानसभा में 33% स्थान मिलना ही चाहिए। आज हम राजनीति से ऊपर उठकर विशुद्ध रूप से कानूनी और संवैधानिक नजरिए से वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 2026 अमेंडमेंट्स को समझेंगे। अगर आप कानून के छात्र हैं तो नोटबुक तैयार कर लीजिए, और अगर आप एक आम नागरिक हैं तो यह समझिए कि भारत को 816 सीटों की आवश्यकता क्यों है। आगे बढ़ने से पहले इसकी नींव समझो। 2023 में 106वां संशोधन अधिनियम नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया। इसमें मुख्य 3 स्तंभ थे। पहला, अनुच्छेद 330 ए और 330 2 ए के अनुसार लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण। दूसरा, क्षैतिज आरक्षण SC ST की महिलाओं के लिए उसी कोटे के अंदर आरक्षण, यानी ऐसा नहीं है कि महिलाओं को कोई अलग से नई सीटें मिल रहा है, बल्कि जो पहले से रिजर्व सीटें थीं उन्हीं के अंदर महिलाओं की हिस्सेदारी तय कर दी गई है। कानून की भाषा में इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, यानी आरक्षण के अंदर एक और आरक्षण। तीसरा है समय सीमा प्रावधान, सनसेट क्लॉज, मतलब यह आरक्षण 15 साल के लिए है। अनुच्छेद 334 ए में ऐसा लिखा गया है। लेकिन इसमें कुछ खास समस्या थी जिसके कारण संशोधन करना पड़ा। पुराना कानून 2023 देखने में तो अच्छा लग रहा था, लेकिन उसमें एक बड़ी अड़चन थी। वह यह कि आरक्षण तुरंत लागू नहीं होगा, बल्कि नई जनगणना और परिसीमन के बाद ही होगा। इसी वजह से यह सालों साल टल सकता था। कई विशेषज्ञ कह रहे थे कि आरक्षण 2033 तक भी टल सकता है। मतलब 2026 या 27 की जनगणना हो, फिर परिसीमन हो, उसके बाद ही महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। लेकिन याद रहे कि 1976-42 संशोधन में इंदिरा गांधी सरकार ने सीटों को 2001 तक स्थिर कर दिया था, और फिर 2001 में 84वें संशोधन ने इसे 2026 तक बढ़ा दिया। आज हम उसी 50 साल पुराने इंतजार के खत्म होने की दहलीज पर खड़े हैं। अब सरकार चाहती है कि नई जनगणना का इंतजार किए बिना 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किया जाए, या फिर आरक्षण को परिसीमन से अलग करके 2019 के चुनाव से पहले ही लागू कर दिया जाए। यानी जो देरी का पहाड़ था उसे सरकार ने काफी हद तक हटा दिया है। अब बात करते हैं 2026 के नवीनतम संशोधनों की। इसमें 3 बड़े बदलाव होंगे जिन्हें आपको अच्छे से समझना चाहिए। पहला, सीटों की संख्या बढ़ाना। अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा की सीटें जनसंख्या के आधार पर तय होती हैं, क्योंकि हर सांसद बराबर आबादी का प्रतिनिधित्व करे। क्योंकि 140 करोड़ की आबादी को देखते हुए 816 सीटें करना अब एक संवैधानिक मजबूरी है। मतलब साफ है, संसद की पूरी संरचना अब बदलने वाली है। दूसरा, जनगणना से अलगाव। पुराने कानून में आरक्षण के लिए नई जनगणना का इंतजार करना जरूरी था। 2026 के संशोधन ने इस शर्त को काफी हद तक हटा दिया है। अब हमें 2031 की जनगणना का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर या उसे बाईपास करते हुए भी आरक्षण लागू कर सकती है। इसे ऐसे समझिए जैसे आरक्षण वाली ट्रेन नई जनगणना के सिग्नल का इंतजार कर रही थी। सरकार ने अब वह शर्त हटा दी है ताकि 2029 के चुनाव से पहले इसे 2011 के डेटा या किसी इंटरिम व्यवस्था से लागू किया जा सके। तीसरा, 91वें संशोधन का टकराव समाप्त होना। याद रखिए, 2001 में 91वें संशोधन ने लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों की संख्या को 2026 तक स्थिर कर दिया था, और अब वह समय सीमा समाप्त हो रही है। इसके समाप्त होते ही सरकार को सीटों के परिसीमन की पूरी संवैधानिक शक्ति मिल गई है। ये तीनों बदलाव मिलकर पुराने कानून में जो बड़ी अड़चन थी उसे हटा रहे हैं। अब मैं एक विधि कानून का छात्र होने के नाते इस बिल के दूसरे पहलू को भी देखूंगा, जिससे यहां 2 बड़े संवैधानिक सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल, संघवाद बनाम प्रतिनिधित्व। सुप्रीम कोर्ट ने SR बोमे केस में साफ कहा था कि संघवाद भारतीय संविधान का मूल ढांचा है। अब सवाल यह है,
अगर उत्तर भारत के राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान की सीटें काफी बढ़ जाएगी तो दक्षिण भारत के राज्यों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र की सापेक्षिक शक्ति कम हो जाएगी। तो क्या यह उन राज्यों को सजा नहीं है जिन्होंने जनसंख्या को नियंत्रित करने में बेहतर काम किया? क्या यह संघीय संतुलन को प्रभावित नहीं करेगा? दूसरा सवाल अनुच्छेद 14 बनाम अनुच्छेद 15। क्या 33% महिलाओं का आरक्षण पुरुषों के समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है? नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करने की स्पष्ट अनुमति देता है। यह औपचारिक समानता भेदभाव की दिशा में एक कदम है, बल्कि वास्तविक समानता की दिशा में एक कदम है। इसे सुरक्षात्मक भेदभाव भी कहा जाता है। मतलब संविधान समानता के नाम पर अंधी समानता नहीं चाहता, बल्कि असमानता को दूर करने के लिए आवश्यक भेदभाव की भी अनुमति देता है। अब कानून के छात्रों और न्यायिक सेवा अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण बात, अगर यह टॉपिक आपके एग्जाम में आ जाए, चाहे न्यायिक सेवा हो या क्लैट पीजी, तो इन बिंदुओं को जरूर याद रखना। केस लॉ, एसआर बोमाई वीज यूनियन ऑफ इंडिया, संघवाद और संघीय संतुलन के लिए, केसावानंदा भारती केस, मूल संरचना सिद्धांत की जांच के लिए। इस बोर्ड पर लिखे अनुच्छेदों को याद रखना, क्योंकि इन्हीं में यह पूरा टॉपिक छुपा हुआ है। अब उन सवालों के जवाब पर आते हैं जिन्हें जानने के लिए यह वीडियो बनाया गया है। क्या भारत का लोकतंत्र अब तक के सबसे बड़े बदलाव के लिए तैयार है? हां, तैयार हो रहा है। 2026 के इन संशोधनों के बाद 2029 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने की बहुत मजबूत संभावना है। लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 816 हो जाएंगी और उनमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। लेकिन क्या यह सिर्फ समानता है या संघवाद पर हमला है? यहां इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। यह बदलाव महिलाओं को राजनीतिक सशक्तिकरण तो दे रहा है, लेकिन साथ ही उत्तर दक्षिण विभाजन को भी गहरा कर रहा है। और जनसंख्या नियंत्रण करने वाले दक्षिण भारतीय राज्यों की सापेक्षिक ताकत कम होना लगभग तय है। क्या हम सामाजिक न्याय के नाम पर क्षेत्रीय न्याय की बलि दे रहे हैं? इसलिए यह सवाल केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि संवैधानिक है। और ये सवाल भविष्य में सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि संघवाद और मूल संरचना दोनों इस पर निर्भर करते हैं। और अंत में मैं यही कहूंगा कि महिला आरक्षण एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसे लागू करते समय संघीय संतुलन को बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। और मैं YouTube पर अभी नया हूं, इसलिए आप मुझे सहयोग करें और मैं आपको कानूनी नजरिए से इस दुनिया को दिखाऊंगा। कानूनी समझ बढ़ाते रहिए। जय हिंद।